सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्री 2026 को ध्यान में रखते हुए कुछ जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उनके बारे में बातें करूंगा। ताज़ा तरीन खबरें, और डेफिनेटली इसमें से कुछ खबरें तथ्य के रूप में हैं, तो वे आपके आंसर राइटिंग में भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो पहली खबर यह है दोस्तों कि बिहार की एक झील है जिसका नाम है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील, और इसे रैमसर साइट घोषित किया गया है। जो रैमसर साइट से संबंधित टॉपिक है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यह आपके सिलेबस का हिस्सा है। हालांकि स्पष्ट रूप से सिलेबस में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जब आप पर्यावरण की तैयारी करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे रैमसर साइट हैं। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। दोस्तों, अब यह जो झील है गोगाबिल झील, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की सूची में शामिल हो गई है। थोड़ी सी बात ज्योग्राफी को लेकर के। यह जो झील है ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक। और यह जो ऑक्सबो लेक है यह नदियों के मुड़ने से प्राकृतिक रूप से बन जाती है, और गोगाबिल झील इसी तरह की है। यहाँ मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा। मैंने थोड़े से ही अपने समय में कई बार गोगाबिल झील का नाम लिया है। हो सकता है कि आपको इससे थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा कि भाई बता दिया ना एक बार, क्यों आप बार बार दोहरा रहे हैं। दोस्तों, मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि जब आप इसे कई बार सुन लेंगे तो ये जो ध्वनि है आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जी हाँ, ध्वनि कानों से आती है लेकिन बैठती दिमाग में है, और फिर यदि एग्जामिनेशन में पूछा गया तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं जब आप सबसे बात करता हूं तो हो सकता है कि मेरी बात करने का कोई अंदाज आपको इरिटेट करे, लेकिन विश्वास कीजिए कि वो पर्पसफुल होता है और वह आपके ही हित में होता है। फ्रेंड्स, एक सूचना है, AFE-IAS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, जो अगली खबर है वो मंदिर में हुई भगदड़ को लेकर के है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है श्रीकाकुलम, और इसका एक शहर है कसीबुग्गा। कसीबुग्गा, और उस शहर में एक मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर। वहाँ भगदड़ हुई, और भगदड़ के कारण 10-12 लोगों की मृत्यु हो गई, जो हमारे पास आंकड़े हैं, और बहुत से लोग घायल हो गए। अब आप देखिए कि ये भगदड़ हुई क्यों है। ठीक है, मंदिर नया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ आयोजन किया गया और इस आयोजन की खबर पुलिस को नहीं दी गई, और न ही प्रशासन से इसकी कोई अनुमति ली गई, और अपनी तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवेदन भी नहीं किया गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे नहीं मालूम, कि कोई भी आयोजक इस तरह की लिबर्टी कैसे ले सकता है। क्या सच में उनके दिमाग में इस तरह का कोई भय नहीं होता, कोई आशंका नहीं होती कि यदि कोई दुर्घटना घटित हो गई तो हम क्या जवाब देंगे। अब आप देखिए कि उनका इरादा तो ऐसा नहीं था कि ऐसा हो, और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, तो पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। गैर इरादतन हत्या, आपने जानबूझकर तो हत्या नहीं की है, लेकिन हत्या तो हुई है। दोस्तों, ये इस तरह की भगदड़ की ये पहली खबर नहीं है। पिछले 1 साल में ही आपने इस तरह की दुर्भाग्यजनक कई खबरें पढ़ी होंगी। इसके बाद भी आप देखिए कि जो आयोजक हैं वो चेतते नहीं हैं, अपने ढंग से ही करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कानून के प्रति जो इतने गहरे उपेक्षा का भाव हम भारतीयों के दिमाग में बैठा हुआ है, ऐसा क्यों है, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। केवल यही नहीं, बल्कि आप सिविक सेंस में भी आप देख लीजिए कि कुछ बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, बहुत ही सामान्य सी चीज़ें। आपको हेलमेट पहन करके चलना चाहिए। कितने लोग पहनते हैं? नहीं पहनते। ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने ये जो कानून बना रखा है ये बाइक चलाने वालों को तकलीफ देने के लिए, दंड देने के लिए बना रखा है। वे सोच ही नहीं पाते हैं
कि यह आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर कोई दुर्घटना घटित होगी तो पुलिस वाले का सिर नहीं फूटेगा, ट्रैफिक पुलिस का, जो बाइक में बैठा हुआ है उसका सिर फूटेगा। हमें उसकी भी चिंता नहीं है। तो दोस्तों, ये भारत की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन कराया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में भी हम सतर्कता नहीं बरतते हैं, कानून की उपेक्षा करते हैं खुलेआम, जिनका संबंध सीधे सीधे हमारे जीवन से है और हमारे जीने और मरने तक से है। यह बहुत ही एक गंभीर मामला है। दोस्तों, जो अगली खबर है वो हाथियों की संख्या को लेकर के है। हमारे देश में जो जंगली हाथियों की संख्या है उसमें 18% की गिरावट दर्ज की गई है। हाथियों की संख्या कम हो रही है, टाइगर की संख्या बढ़ रही है। टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट भी है, लेकिन हाथियों की संख्या कम हो रही है। कितने हाथी रह गए हैं इसके बारे में अलग अलग थोड़ी सी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप मान करके चलते हैं कि मोटे तौर पर 22,500 हाथी हमारे देश में है। 22,500 हाथी। खैर, ये आपके उतना काम का नहीं है जितना ये है कि सबसे ज्यादा हाथी किस राज्य में है। कर्नाटक पहले स्थान पर है, लगभग 6,000। 22,500 में से लगभग 6,000 यानी कि 25% से भी अधिक हाथी अकेले कर्नाटक में है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है असम, लगभग 4,000, और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, लगभग 3,000। मैं लगभग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि प्री में आजकल इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। कर्नाटक में लगभग 6,000, असम में लगभग 4,000 और तमिलनाडु में लगभग 3,000। इस बार ये हाथियों की गणना की कैसे गई है इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साइंस से जुड़ा हुआ विषय है। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि देश भर के जो हाथी के आवास क्षेत्र हैं, जहां हाथी रहते हैं, वहां उनके गोबर के नमूने इकट्ठे किए और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से प्रत्येक हाथी की पहचान की गई। कुछ इस तरह की बात कही गई है। और ये जो प्रक्रिया थी, ये मानव डीएनए की तरह हाथियों के जीन कोड के आधार पर की गई। हो सकता है कि इस पर कोई अगर प्रश्न पूछा जाए तो गणना किस तरीके से की गई है इसके बारे में भी कोई एक वाक्य डाल दिया जाए, एक विकल्प दे दिया जाए। इसलिए दोस्तों, ये तथ्य मैंने आपके सामने रखा है। एक अच्छी खबर पर्यावरण को लेकर है। खबर यह है कि भारत के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अभी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने वन संसाधन मूल्यांकन 2025 की रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत का अब विश्व के कुल वन क्षेत्र में 9वां स्थान हो गया है। पहले भारत का स्थान 10वां था। इसका मतलब है कि हम अपने यहाँ वनों के क्षेत्र में वृद्धि करने में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया था। एक पेड़ अपने नाम नहीं, एक पेड़ अपने बर्थडे पर नहीं। उन्होंने अपने इस अभियान को भारतीय इमोशन से जोड़ा और उसे नाम दिया एक पेड़ माँ के नाम। और ये कहा जा रहा है कि 10वें से जो हम 9वें स्थान पर आ गए हैं, उसमें इस अभियान का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, पूरे दुनिया में कौन कौन से देश किस किस स्थान पर हैं, मैं शुरू के 3 नाम आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन का संबंध ज़्यादातर शुरू के 3 नामों से होता है। और यदि ये 3 नाम आपके दिमाग में रहे और यदि चौथा पांचवा दे भी दिया गया तो आप उसे बड़े आराम से हल कर लेंगे। जो पहला है वह है रूस। ठीक है। जो दूसरा है वह है ब्राजील। और जो तीसरा है वह है कनाडा। अमेरिका का स्थान चौथा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला है रूस, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है कनाडा और चौथा है अमेरिका। और 9वां कौन सा है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 9वां स्थान है भारत का। तो भारत में किसका स्थान प्रथम है राज्यों में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वह राज्य है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। दोस्तों, खासकर जब हम पर्यावरण के बारे में बातें करते हैं और पर्यावरण पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, प्री में भी इस पर प्रश्न पूछे जाने की संख्या बढ़ गई है, मेंस में तो प्रश्न आते ही आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने उत्तरों में इस तरह के जो नए तथ्य होते हैं,
जो ताज़ा तरीन तथ्य होते हैं, जिसे हम कहते हैं अपडेटेड नॉलेज, जब इन्हें शामिल करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो मार्क्स होते हैं दूसरों की तुलना में आगे निकल जाते हैं। और याद रखिए कि आप परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे यह लगता है कि यह तथ्य आपके दिमाग से कभी भी बाहर नहीं होना चाहिए जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों। तो दोस्तों, आज इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।